हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं श्वसन की क्रिया विधि के बारे में। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 17। पहली हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है इस चैप्टर की। दूसरी हेडिंग आइए देखते हैं श्वसन की क्रिया विधि कैसे होती है, इसके बारे में समझते हैं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन में दो चरण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यह जो श्वसन प्रक्रिया है अर्थात जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया है, इसमें दो स्टेप सम्मिलित होते हैं, दो चरण सम्मिलित होते हैं। पहला होता है अंतः श्वसन, जिसे श्वसन कहते हैं, अंतः श्वसन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है। ठीक है, अंतः श्वसन के दौरान क्या होता है, वायुमंडल के वायु को अंदर खींचा जाता है। जबकि निश्वसन में, जिसके द्वारा फुफ्फुसी वायु को, फेफड़े के अंदर के वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। ठीक है, तो श्वसन के दो चरण सम्मिलित होते हैं, अंतः श्वसन और निश्वसन। अंतः श्वसन में क्या होता है, अंतः श्वसन के दौरान जो है वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है। जबकि निश्वसन, जिसके द्वारा फुफ्फुसी वायु को बाहर छोड़ा जाता है, बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए, वायु जो है वो फेफड़े के अंदर पहुँचे, इसके लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। ठीक है, हवा जो है, वायु जो है वह फेफड़ों के अंदर पहुँचे, इसके लिए क्या होना चाहिए, तो इसके लिए फेफड़े और वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता उत्पन्न होनी चाहिए, दाब प्रवणता निर्मित होनी चाहिए। जब फेफड़ों और वायुमंडल के बीच में दाब प्रवणता उत्पन्न होगा, तभी जो है वायु जो है वो फेफड़े में इंटर करेगी या फेफड़े से बाहर निकलेगी। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं श्वसन की क्रिया विधि के बारे में। आपको बताया गया श्वसन में दो चरण सम्मिलित होते हैं। पहला होता है अंतः श्वसन और दूसरा होता है निश्वसन। अंतः श्वसन में क्या होता है, अंतः श्वसन जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर खींचा जाता है, और निश्वसन जिसके द्वारा फुफ्फुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों और वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। ठीक है, अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों के वायु का दाब कम हो। ठीक है, अंतः श्वसन में आपको बताया गया कि इस दौरान जो है वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, फेफड़ों में खींचा जाता है। तो अंतः श्वसन कब होगा, तो अंतः श्वसन तभी होगा जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो। ठीक है, जब फेफड़ों के अंदर का वायु दाब कम होगा और वायुमंडल का दाब अधिक होगा, तभी जो है वायुमंडल से वायु जो है वो फेफड़ों में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों के वायु का दाब कम हो, अर्थात फेफड़े का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। फेफड़े का दाब जो है वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। ठीक है, इस तरह निश्वसन तब कब होगा, निश्वसन तब होता है जब आंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, फुफ्फुस के अंदर का जो दाब है अगर वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, तभी जो है निश्वसन की क्रिया होगी, अर्थात फुफ्फुसी वायु जो है वह बाहर निकलकर वायुमंडल में शामिल होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अंतः श्वसन जो है वह तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों के वायु का दाब जो है कम हो। ठीक है, अर्थात फेफड़ों का दाब जो है वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। कब, अंतः श्वसन के दौरान। जबकि निश्वसन तब होता है जब आंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, उस समय निश्वसन की घटना होती है।
ठीक है, आगे देखें। डायाफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह इस तरह की प्रवणता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह जो प्रवणता उत्पन्न हो रही है, दाब की जो दाब प्रवणता उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वायुमंडल से वायु जो है फेफड़े में प्रवेश कर रही है और फेफड़ों से वायु जो है वायुमंडल में प्रवेश कर रही है, यह दोनों घटनाएं जो अंतःश्वसन और निःश्वसन के नाम से जाना जाता है, यह जो है विशिष्ट पेशी समूह, ठीक है, विशिष्ट पेशी समूह और डायफ्राम के द्वारा उत्पन्न दाब प्रवणता के कारण होता है। ठीक है, डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह इस तरह की प्रवणता उत्पन्न करती है। ठीक है, पसलियों के बीच स्थित बाह्य और अंतरापरसुक पेशियां, ठीक है, पसलियों के बीच जो पेशियां होती हैं, बाह्य और अंतरापरसुक इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं, वे इस तरह की दाब प्रवणता को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो डायाफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह इस तरह की प्रवणता उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। अंतःश्वसन की घटना जो है वह कब प्रारंभ होता है? डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। ठीक है, अंतःश्वसन जो है वह डायफ्राम जब संकुचित होता है तभी होता है। फिगर आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप ध्यान दें, यहाँ पे डायफ्राम है नीचे की तरफ, यह डायफ्राम है, इसका संकुचन हो रहा है, संकुचित होता हुआ डायफ्राम। तो जब डायफ्राम का संकुचन होगा तब अंतःश्वसन की घटना होगी। ठीक है, तो अंतःश्वसन की घटना में आप देख रहे हैं वायु का फेफड़ों में प्रवेश। अंतःश्वसन में क्या होता है? वायु जो है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है। ठीक है, यह घटना कब होती है? जब डायफ्राम के संकुचन प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यह डायफ्राम है, इसका संकुचन प्रारंभ हो चुका है, तो संकुचित होता हुआ डायफ्राम इस फिगर में दिखाया गया है और यहाँ पे वायु जो है फेफड़ों में प्रवेश कर रही है। जब वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तो पसलियाँ और उरस्ती जो होती हैं वे फैल जाती हैं या बाहर की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, पसली पंजर को आप देख रहे हैं, यह पसली पंजर आप देख रहे हैं, पसलियाँ और उरस्ती जो होती हैं, स्टर्नम जो होता है वो आगे की तरफ फैल जाती है। वक्ष के आयतन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वक्ष के आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो अंतःश्वसन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो अंतःश्वसन के दौरान वायु का फेफड़ों में प्रवेश होता है। ठीक है, इस दौरान जो है संकुचित जो है डायफ्राम हो जाता है, पसलियाँ और उरस्ती जो है फैल जाती हैं, वक्ष के आयतन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यह घटनाएं अंतःश्वसन के दौरान होती हैं। ठीक है, जबकि निःश्वसन के द्वारा क्या होता है? जब वायु जो है बाहर की तरफ फेफड़ों से निकलती है, उस दौरान क्या होता है? तो निःश्वसन का फिगर आप देख लें, यह निःश्वसन को दर्शाता हुआ श्वसन की क्रियाविधि है, जिसमें आप डायफ्राम देख रहे हैं, इसका शिथिलन हो रहा है। ठीक है, अंतःश्वसन में डायफ्राम संकुचित होता है, जबकि निःश्वसन में डायफ्राम का शिथिलन होता है और एक आचरण उपरिगमन दिखाता है। इस तरह से एक आचरण उपरिगमन बनता है। ठीक है, आचरण उपरिगमन दिखाता है, डायफ्राम का शिथिलन होता है। इस दौरान जो है वक्ष के आयतन में कमी हो जाती है। निःश्वसन में वक्ष के आयतन में कमी हो जाती है, जबकि अंतःश्वसन में वक्ष के आयतन में वृद्धि हो जाती है। पसलियाँ और उरस्ती जो है मूल स्थान पर वापस लौट आती हैं। पसलियाँ और उरस्ती जो हैं वह निःश्वसन के दौरान अपने मूल स्थान पर वापस लौट आती हैं। वायु जो है बाहर निकलता है, वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना। ठीक है, तो यह अंतःश्वसन और निःश्वसन के फिगर को आपको हमने समझाया। आइए अब देखते हैं इसके बारे में। तो आपने देखा कि अंतःश्वसन के दौरान डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह इस तरह की प्रवणता उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो
अग्रपश्च अक्ष एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। ठीक है, तो अंतः शोषण जो है वह डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्रपश्च अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन को बढ़ा देता है। बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थ को ऊपर उठा देता है। ठीक है, तो जो बाह्य इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां होती हैं, उनका संकुचन जो है वह पसलियों और उरोस्थ को ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठधार अक्ष में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो पसलियों और उरोस्थ का ऊपर उठने से पृष्ठाधार अक्ष डार्सोवेंट्रल एक्सिस में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि अंतः शोषण के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। इसमें आपने देखा कि अंतः शोषण जो है डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह, ठीक है, के द्वारा एक प्रवणता उत्पन्न होती है, जिससे अंतः शोषण और निःशोषण होता है। ठीक है, वह विशिष्ट पेशी समूह कौन कौन होती हैं? वह होती हैं पसलियों के बीच स्थित बाह्य और अंतरापर्शुक पेशियां, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अंतः शोषण में डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्रपश्च अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां का संकुचन जो है पसलियों और उरोस्थ को ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठाधार अक्ष में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी हुई वृद्धि के कारण, ठीक है, वक्ष गुहा के आयतन में किसी भी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है, फेफड़ों के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। ठीक है, तो वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी हुई वृद्धि जो है, इसके कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि, ठीक है, यह जो समान तरह की वृद्धि है, यह फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देता है, जिससे बाहर की वायु जो है बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतः शोषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो वक्ष गुहा के आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है, ठीक है, किसी भी प्रकार से भी हुई वृद्धि जो है, इसके कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। ठीक है, तो वक्ष गुहा के आयतन में किसी भी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की जो वृद्धि है, यह फुफ्फुस दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देता है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतः शोषण की क्रिया होती है। ठीक है, निःशोषण में क्या होता है? तो निःशोषण के दौरान जो है डायफ्राम और अंतरापर्शुक पेशियों का शिथिलन होता है। डायफ्राम और अंतरापर्शुक पेशियां का शिथिलन डायफ्राम और उरोस्थ को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है। ठीक है, तो निःशोषण के दौरान जो है डायफ्राम और अंतरापर्शुक पेशियों का शिथिलन होता है, जिसके कारण डायफ्राम और उरोस्थ को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वक्षीय आयतन को घटाता है। ठीक है, तो इन कारणों से वक्षीय आयतन जो है वह घट जाता है, जिससे फुफ्फुसी आयतन भी घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःशोषण हो जाता है। ठीक है, तो निःशोषण में क्या होता है? तो आपने देखा कि इस दौरान डायफ्राम और अंतरापर्शुक पेशियों का शिथिलन जो है डायफ्राम और उरोस्थ को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुसी आयतन भी घट जाता है, फेफड़ों का आयतन भी घट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर फुफ्फुसी दाब
वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। ठीक है, हम अपनी अतिरिक्त उदरी पेशियों की सहायता से, ठीक है, हम जो हैं अपनी अतिरिक्त उदरी पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उदरी पेशियों की सहायता से हम जो हैं अपनी अतिरिक्त उदरी पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य जो है प्रति मिनट 12 से 16 बार जो है श्वसन करता है। ठीक है, तो एक स्वस्थ मनुष्य जो है वह प्रति मिनट जो है 1 मिनट में जो है वह 12 से लेकर 16 बार तक जो है श्वसन करता है। ठीक है, श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन जो है स्पायरोमीटर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन जो है वह स्पायरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है, जो फुफ्फुसी कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। तो जो स्पायरोमीटर है यह जो है श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन करता है, जिसकी सहायता से फुफ्फुसी क्रियाकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। थैंक यू।